नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था कक्षा 9 का। यह सामाजिक विज्ञान विषय का एक शाखा है और इस वीडियो में हम लोग इसके पहले अध्याय को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। अब आप कहेंगे कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई चैप्टर होना चाहिए, यहाँ पे कोई अच्छा सा टॉपिक होना चाहिए, ये बिहार के एक गाँव की कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए, इस बिहार के एक गाँव की कहानी से हम लोग यह समझेंगे कि यह अर्थव्यवस्था क्या चीज़ है। असल में आप पिछले क्लास तक यानी 8वीं कक्षा तक सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत 3 ही किताब पढ़ रहे थे। पहला था हिस्ट्री, जिसको इतिहास कहते हैं, दूसरा था ज्योग्राफी, जिसको भूगोल कहते हैं, और फिर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन आप पढ़े थे। ठीक, ये 9वीं कक्षा में हमारी अर्थव्यवस्था सामाजिक विज्ञान में एक अलग विषय आ गया है और इसका एक अलग बुक भी है जो आप देख रहे हैं। तो अब चूंकि यह आपके लिए नया चीज़ है, इसलिए आपको क्या किया जा रहा है, बिहार के गाँव की कहानी के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह जो अर्थव्यवस्था है यह क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यही है आपका अध्याय 1, बिहार के एक गांव की कहानी। और देखिए, बिहार के पटना के समीप एक गांव है जिसका नाम है फतेहपुर। इसी फतेहपुर गांव के कहानी के माध्यम से आपको अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग आज इस वीडियो में इस कहानी के माध्यम से नहीं समझेंगे, हम लोग अलग तरह से और आसान तरीके से और इससे भी अच्छे से समझेंगे। आप मेरे साथ बस अंत तक बने रहें। सिर्फ समझेंगे नहीं अर्थव्यवस्था को, हम लोग इस अध्याय के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हमारे अध्याय का नाम है बिहार के एक गांव की कहानी, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं हमारे अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखिए, अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपको पता ही होगा। यह जो अर्थव्यवस्था है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान से देखिए, अर्थ अलग है और यहाँ व्यवस्था अलग है। अब देखिए, यह जो अर्थ है यह एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है धन या संपत्ति। ठीक, और व्यवस्था का मतलब तो आपको पता ही है, इंतजाम या प्रबंध करना। ठीक है, तो इस तरह से पूरे अर्थव्यवस्था का क्या मतलब हुआ, धन या संपत्ति का इंतजाम या प्रबंध करना। अब आप ही सोचिए कि आज के डेट में किसी भी आदमी का, चाहे वो कैसा भी आदमी हो, बिना धन या संपत्ति के उसका काम चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो सवेरे से उठने से लेकर सोने तक जो भी चीज़ यूज करता है वो कहीं ना कहीं से खरीदता है, और खरीदने के लिए क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए। तो बिना धन या संपत्ति के किसी का भी काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप ये सोचिए कि आपके परिवार में धन या संपत्ति कैसे आता है, कहाँ से आता है, या फिर आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, 2-4 आदमी के बारे में आप सोचें कि उन लोगों के घर में जो धन आता है, संपत्ति आता है, पैसा आता है, वह कैसे आता है, कहाँ से आता है। चलिए सोचिए सोचिए जल्दी। तो देखिए, धन का जो व्यवस्था या इंतजाम होता है वह कहाँ से होता है, उत्पादन से होता है। ठीक है, अब शायद आपको यह बात पता नहीं होगा कि उत्पादन से कैसे, हम तो किसी का उत्पादन नहीं करते हैं, मेरे परिवार में तो किसी का उत्पादन नहीं होता है, फिर धन का व्यवस्था कैसे हुआ? तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे पापा तो खेती करते हैं, वो तो किसी का उत्पादन नहीं करते हैं। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि मेरे पिता तो किसी कंपनी में काम करते हैं, कर्मचारी है, वो तो किसी का उत्पादन नहीं करते हैं। तो ये धन का व्यवस्था जो है यह उत्पादन से कैसे हुआ? तो हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उत्पादन किस चीज़ का? किसी का जो परिवार है वह धन कमाता है, पैसा कमाता है, उसको महीना मिलता है, सैलरी मिलता है, या फिर कहीं से भी पैसा कमाता है, वह उत्पादन से कैसे जुड़ा हुआ है? उत्पादन किस चीज़ का? ठीक, तो देखिए, किसी भी परिवार में धन का व्यवस्था 2 चीज़ों के उत्पादन से होता है। पहला है वस्तु, जिसको इंग्लिश में गुड्स कहते हैं, और दूसरा है सेवा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्विसेज। ठीक है, यह अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए अभी एकदम क्लियर हो जाता है। तो ध्यान से फिर से एक बार देखिए, धन का व्यवस्था किसी भी परिवार में कैसे होता है, तो उत्पादन से होता है। किस चीज़ के उत्पादन से, तो 2 चीज़ों के उत्पादन से। पहला है वस्तु, गुड्स, और दूसरा है सेवा, सर्विसेज। ठीक, अब हम समझते हैं कि यह वस्तु यानी गुड्स में क्या क्या आता है। तो देखिए, हो सकता है आपके जो परिवार में खेती होता होगा। ठीक है, तो खेती में क्या होता है, फसल उपजता है, हो सकता है गन्ना उपजता होगा ज़्यादा, हो सकता है आलू होता होगा, हो सकता है सब्जी का खेती ज़्यादा होता होगा। ठीक, तो जो खेती करते हैं वे क्या करते हैं, इन चीज़ों का ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं और इनको बेच के क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, धन का व्यवस्था करते हैं। ठीक, तो यह सब जो सामान हो गया खेती में, यह जो फसल हो गया, यह सब क्या हो गया, वस्तु हो गया। या फिर कुछ लोग जो होते हैं वे छोटे मोटे फैक्ट्री बैठा के या फिर बड़े बड़े फैक्ट्री बैठा के क्या करते हैं, ये सब चीज़ का बनाते हैं। जैसे चॉकलेट है, बिस्किट है, कॉपी है, किताब है, ठीक, मोबाइल फ़ोन है, लोहा है, स्टील है, कार है, इत्यादि। यह सब सामान को क्या करते हैं, कुछ लोग बनाते हैं और इसको बाज़ार में बेचते हैं लोगों से और पैसा कमाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मानव के आवश्यकताओं का जो चीज़ का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है, वस्तु कहलाता है। तो वस्तु का उत्पादन तो आसान है, गुड्स का उत्पादन आसान है, आपको समझ में आ गया होगा किसी चीज़ का उत्पादन होता है और उसको बेच के हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो परिवार होता है वो परिवार का भरण पोषण होता है, बहुत सारे परिवार का भरण पोषण होता है। ठीक,
अब अगला जो उत्पादन है वह सेवा। यह सेवा क्या चीज़ है, सर्विसेज क्या है। तो अब देखिए सेवा को अच्छे से समझिए। इसमें पहला उदाहरण दिए हैं हम दुकानदार का। दुकानदार क्या करता है, कहीं से जो सामान बनता है उसको खरीद लाता है और फिर लोगों को बेच देता है। ठीक, देखिए यह दुकानदार सामान का उत्पादन नहीं कर रहा है, ठीक, यह कहीं से खरीद के ला रहा है और दुकानदार दूसरे लोगों को बेच रहा है, तो बदले में क्या करता है, यह मुनाफा कमाता है। ठीक, वैसे ही देखिए शिक्षक है, यह शिक्षक किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करता है, यह क्या करता है, यह बच्चों को पढ़ाता है और उसके बदले में अपना मेहनताना कमाता है। ठीक है, डॉक्टर है, डॉक्टर किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करता है, यह क्या करता है, यह इलाज करता है और बदले में उसे पैसा लेता है। वकील कोर्ट कचहरी में लोगों को मदद करता है और बदले में पैसा लेता है। कर्मचारी बड़े बैंक का कर्मचारी हो सकता है, सरकारी कर्मचारी हो सकता है। ठीक, मजदूर, ठीक, काम करता है, सेवा करता है अपना, ठीक, और मेहनताना लेता है, महीना लेता है। ठीक, बढ़ई है जो लकड़ी का काम करता है, नाई है जो किसी का दाढ़ी बनाता है, बाल बनाता है। तो ये सब चीज़ जो है यह सब आ गया सेवा। ठीक, धन का व्यवस्था किसी भी परिवार में उत्पादन से होता है और वह उत्पादन किस चीज़ का हो सकता है, तो वस्तु का या सेवा का। ठीक, वस्तु में किसी वस्तु का उत्पादन हो जाएगा, जैसे फसल है, बहुत सारा फसल है, ठीक, जो खेती करता है वह क्या करता है, इसी पर निर्भर है, इसी को बेच के पैसा कमाएगा। या फिर चॉकलेट बिस्किट फैक्ट्रियों या फिर उद्योगों में जो भी चीज़ बनता है वह वस्तु के अंतर्गत आ गया। ठीक, हम कलम का यूज कर रहे हैं, कॉपी है, पेज है, मोबाइल है, यह सब क्या है, यह सब वस्तु है। ठीक, और सेवा क्या है, तो जो लोगों को सेवा करता है और उसके बदले में पैसा कमाता है। ठीक, वस्तु में वस्तु को बेच के पैसा कमाता है और सेवा में लोगों को सेवा देकर बदले में पैसा कमाता है। ठीक, तो अब आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह क्या है, उत्पादन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यह जो उत्पादन है यह मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए होना चाहिए। ठीक, जितना ज़्यादा मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उत्पादन होगा उतना ही उत्पादन करने वाले लोग धनी होंगे, खुश होंगे, समृद्ध होंगे। ठीक, अब जिस चीज़ का मानव को ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ का अगर उत्पादन होगा तो वह बिकेगा ही नहीं। ठीक, और उत्पादन करने वाले क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो उत्पादन में वस्तु या सेवा का ऐसा उत्पादन होना चाहिए जो लोगों के ज़रूरत का हो, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता हो। ठीक, तो उत्पादन करने वाले क्या होंगे, खुश होंगे, धनी होंगे, समृद्ध होंगे। ठीक, और लोगों से मिलकर हमारा देश बना है। ठीक, तो जब लोगों से मिलकर हमारा देश बना है तो लोग जब धनी होंगे, खुश होंगे, तो हमारा देश धनी होगा, हमारा देश खुश होगा। तो जितना ज़्यादा मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन होगा उतना ही ज़्यादा हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था है वो विकास करेगा। तो इस हिसाब से अगर हम अपने भारत देश के अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह जान के आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अमेरिका और चीन के बाद हमारे भारत देश का यहाँ स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, जबकि विश्व का मात्र 2.4% क्षेत्रफल ही भारत के पास है। ठीक, जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि विश्व में जितने लोग रहते हैं उसका 17% लोग हमारे देश में रहते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, बिहार के गांव की कहानी। इसमें कहानी के माध्यम से, एक गांव की कहानी के माध्यम से आपको बताया है अर्थव्यवस्था क्या है। और इसमें भी आपका जो पहला टॉपिक है वह क्या है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन। आप उत्पादन अच्छे से समझ चुके हैं। तो देखिए अभी तक जो आप समझे हैं वह हम अपने भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं। अब हम क्या करते हैं, जो भी आप समझे हैं, जिस भी टर्म को आप समझे हैं उसका हम परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यह अर्थशास्त्र का परिभाषा को हम लिखते चलते हैं। ठीक, देखिए यह सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अब ध्यान से फिर से इसको समझिए परिभाषा को अच्छे से। यह सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, यह तो आप समझ चुके हैं। वितरण, अब मान लीजिए किसी फैक्ट्री में किसी सामान का उत्पादन होगा तो उसको वितरण भी करना होगा ना, उसको डिटेलिंग होगा, फिर दुकानदार क्या करेगा, उसको लोगों को देगा। ठीक, तो उस वस्तु का वितरण होगा तभी तो लोगों के पास पहुंचेगा फैक्ट्री से। ठीक, उसके बाद है विनिमय। अब लोग उस वस्तु को ऐसे ही तो नहीं खरीद लेंगे, उस वस्तु के बदले में कुछ पैसा देंगे या धन देंगे। ठीक, तो इसी को कहते हैं विनिमय यानी एक्सचेंज। ठीक, आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसके बदले आप क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो आप एक्सचेंज कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं। ठीक, अगला है उपभोग। आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में हम क्या अध्ययन करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यह अर्थशास्त्र का उदय कहाँ हुआ, तो देखिए सामाजिक विज्ञान के एक अलग शाखा के रूप में अर्थशास्त्र का विकास इंग्लैंड में हुआ। ठीक है,
एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है। वर्तमान अर्थशास्त्र के जनक इन्हीं को कहा जाता है, किनको? एडम स्मिथ को, ठीक है। उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये हमेशा जीके में या फिर एक नंबरिया क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। यह जो अर्थशास्त्र है इसका विकास कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। वर्तमान में अर्थशास्त्र के जो जनक है किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। और एडम स्मिथ का जो सबसे प्रसिद्ध किताब है वह है वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक। अब चलिए अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे, जिसका नाम है उत्पादन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन, ठीक। उत्पादन क्या है इसको आप समझ चुके हैं, अब इसका भी परिभाषा लिख लीजिए आप। आपके किताब में जो परिभाषा दिया है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है, ठीक है। शायद यह लाइन आपको समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो इसका सबसे आसान जो परिभाषा हो सकता है उसको आप लिख लीजिए कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। एकदम आसान है। मानव के आवश्यकता की पूर्ति हेतु किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण करना क्या है? उत्पादन कहलाता है। अब हम आपके किताब में जो परिभाषा दिया है उसको समझते हैं। उत्पादन यानी प्रोडक्शन क्या है? देखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। इसको थोड़ा अच्छे समझिए। उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या होता है? सृजन होता है, यानी वस्तुओं और सेवा का निर्माण होता है, बनता है। किसके द्वारा? उत्पादन के द्वारा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ एक चीज़ और समझने वाला है कि यह जो उत्पादन है, उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है, ठीक। असल में मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप, स्थान या आकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाता है। आर्थिक दृष्टि से हम इसे ही उत्पादन कहते हैं, ठीक। असल में मानव किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करता है, ठीक है, किसी चीज़ का निर्माण नहीं करता है। वह क्या करता है? उसके रूप, स्थान या अधिकार में क्या करता है? उसका परिवर्तन कर देता है। जैसे एक बढ़ई एक लकड़ी को क्या करता है? काट छाट कर उसको टेबल या कुर्सी बना देता है, ठीक। लकड़ी आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन उसी को बढ़ई क्या कर दिया? आपके उपयोग का वस्तु बना दिया। मतलब उसके रूप में परिवर्तन कर दिया, उसके स्थान में परिवर्तन कर दिया। वह पहले पेड़ था, वह टेबल बन गया, आपके घर में आ गया, ठीक। अधिकार में परिवर्तन कर दिया। तो इस तरह से कोई भी वस्तु का निर्माण होता है, असल में आदमी उसको नया चीज़ नहीं बनाता है। प्रकृति में जो भी संसाधन उपलब्ध है उसी से क्या करता है? उसी को मिला के रूप, स्थान या अधिकार में परिवर्तन कर देता है, ठीक, जो मानव के लिए उपयोगी होता है। और आर्थिक दृष्टि से हम इसे ही क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। अब आशा है आपको उत्पादन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह है उत्पादन के साधन, ठीक है। हम उत्पादन के साधन को अब समझेंगे, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के क्या क्या साधन हैं? तो ध्यान से देखिए, अगले पन्ने में आपके किताब में उत्पादन के निम्नलिखित 5 साधन दिए हुए हैं। यानी उत्पादन के कितने साधन हैं? 5 साधन। पहला है भूमि, जिसको इंग्लिश में लैंड कहते हैं। दूसरा है श्रम, यानी इसको इंग्लिश में लेबर कहते हैं। तीसरा है पूंजी, जिसको इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं। और चौथा है व्यवस्था या संगठन, जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और पांचवा है उद्यम या साहस, जिसको इंटरप्राइज कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का अगर उत्पादन होता है तो उसके कितने साधन हैं? यह 5 साधन है। बिना इस 5 साधन के कोई चीज़ का उत्पादन करना मुश्किल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इस 5 साधनों को अच्छे से अलग अलग करके समझेंगे, ठीक है, एक एक करके। यहाँ लिखा भी है कि अब हम इनकी व्याख्या अलग अलग करेंगे। तो हम इन 5 साधनों को समझ गए, समझ लीजिए आपका चैप्टर कंप्लीट। तो देखिए, उस 5 साधनों में जो सबसे पहला साधन है वह है भूमि, यानी लैंड। हम इस भूमि को समझते हैं, लैंड को समझते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा जो किताब है, जो खरीदे हम किताब, इसमें काफ़ी धुंधला है, अच्छे से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, अगला आपका जो पहला साधन है उत्पादन का, वह क्या है? भूमि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंड। यह देखिए, भूमि का मतलब सिर्फ आप सोच रहे हो कि सिर्फ ज़मीन होगा, ठीक है, तो सिर्फ ज़मीन से मतलब नहीं है, ठीक। भूमि का मतलब, भूमि से मतलब प्रकृति प्रदत्त सारे मुफ्त उपहारों से है। मतलब प्रकृति में जितने भी मुफ्त उपहार उपलब्ध हैं आपके लिए, वे सभी किस में आते हैं? भूमि में आते हैं। भूमि के अंतर्गत भूमि की ऊपरी सतह के अतिरिक्त पहाड़, जंगल, पेड़ पौधा जो भी है सो, नदी, समुद्र, हवा, धूप, खनिज इत्यादि जो भी चीज़ है जो प्रकृति हमें मुफ्त में देती है, वह सब किसके अंतर्गत आता है? भूमि के अंतर्गत आता है, ठीक है, उत्पादन में। अर्थात प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को क्या कहा जाता है? भूमि कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करेंगे, जैसे फसल का ही उत्पादन करेंगे, या फिर कहीं पे फैक्ट्री में बैठाएंगे, या फिर कोई भी काम करेंगे, तो हमको उसके लिए क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, भूमि चाहिए, ठीक। तो भूमि इसके अंतर्गत आ गया। इसके अलावा जितना भी प्रकृति से हमको मुफ्त में चीज़ें मिलती है, वे सभी चीज़ इस भूमि के अंतर्गत आता है, ठीक। तो पहला जो उत्पादन का साधन है
यह जो भूमि, यह आप समझ चुके हैं। अब देखिए इस भूमि से ही संबंधित कुछ और भी चीज़ें आपके किताब में लिखा हुआ है आगे, ठीक है। इन सभी को हम क्या करते हैं, एक एक करके पॉइंट वाइज अच्छे से समझ लेते हैं। तो अगले पन्ने पे पहला जो टॉपिक है आप इसको समझिए कि भूमि स्थिर है, यानी लैंड इज स्टेटिक। अब इसको आप उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए आपके गाँव का आज का जनसंख्या 100 है, ठीक है। तो हो सकता है वह अगले 10, 15, 20 साल में वह 100 जनसंख्या जो है वह 200 हो जाए, ठीक। जाहिर सी बात है, शादी होगा, बाल बच्चे होंगे, ठीक, जनसंख्या बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपके गांव में कुल मिलाकर 100 बीघा खेत है, तो क्या वो 100 बीघा 200 बीघा हो जाएगा? नहीं, वह खेत 100 बीघा का 100 बीघा ही रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो भूमि पर क्या होगा, ज़्यादा लोड पड़ेगा, ठीक। ज़्यादा लोड पड़ेगा कहने का मतलब है लोग ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खाद का इस्तेमाल करेंगे, सोचेंगे कि थोड़ा ही दूर में हमको ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन हो जाए, ठीक। तो वही इसमें नीचे आगे कह रहा है कि बिहार में लगभग अधिकांश भूमि पर खेती की जाती है, इसी कारण से कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। अब देखिए इसमें दो फसल का भी बात है, फसल को भी आप समझिए, आपको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए। खरीफ फसल क्या है? तो देखिए जुलाई से अक्टूबर के समय यह फसल होता है, बरसात के मौसम में, ठीक। मुख्यतः इसमें क्या क्या होता है, धान एवं हरी सब्जियाँ। उसके बाद दूसरा है रबी फसल, यह कब होता है? तो यह नवंबर से फरवरी तक होता है, जाड़े के मौसम में, इसको रबी फसल कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? तो गेहूँ, दलहन, तिलहन एवं आलू की खेती होती है, ठीक। तो इस टॉपिक में भूमि से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सिर्फ उसी को हम देख रहे हैं। अब देखिए आगे यह जो पीला वाला बॉक्स है इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं थोड़ा। तो देखिए उस पीले वाले बॉक्स में मुख्य रूप से सिर्फ यही दिया हुआ है कि 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पूरे विश्व में भूमि को मापने का जो पैमाना है, लैंड को मापने का जो पैमाना है वो यही है, हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब आपके गांव में देखिए कट्ठा, धूर और बीघा में नापा जाता होगा, तो ध्यान से देखिए 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है, ठीक है। यह हर गांव का अलग अलग होता है, हर क्षेत्र का अलग अलग होता है, बदलते रहता है, लेकिन कहीं भी रहेगा तो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा रहेगा और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा रहेगा। अब देखिए आप जमीन खरीदिएगा हमारे अपने भारत देश में या बेचिएगा तो उसको डिसिमल में नापा जाता है, ठीक। 100 डिसिमल बराबर 1 एकड़ होता है, ठीक। और 2.47 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता है, ठीक। और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, यह तो आपकी किताब में है ही। देखिए भूमि से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमेशा जीके में आता है। देखिए देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है, शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। यानी हमारे पूरे देश में जितना भी खेत है, ठीक है, उसका 40% ही मात्र सिंचाई होने वाला क्षेत्र है, ठीक। बाकी 60% जो क्षेत्र है वह पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर है। अगर अच्छा वर्षा होगा तो अच्छा फसल होगा, वर्षा नहीं हुआ तो फसल बेकार हो जाएगा, ठीक। अगला जो आपको समझने वाला चीज़ है भूमि में वह है बहुविध फसल प्रणाली, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक। एकदम आसान है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अब जैसा आप भी अपने खेतों में करते होइएगा, क्या करते हैं आप, एक ही साल में क्या करते हैं आप, धान भी उपजा लेते हैं, गेहूँ भी उपजा लेते हैं और उसी खेत में आलू भी उपजा लेते हैं। तो एक वर्ष के अंदर में एक ही खेत में एक से ज़्यादा फसल पैदा कर लेना क्या कहलाता है, बहुविध फसल प्रणाली, जो मेरे समझ से हर घर में होता है, हर खेत में होता है ऐसा, ठीक। भूमि से संबंधित अगला आपका महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। तो देखिए किसानों में भूमि इस प्रकार वितरित है कि कोई किसान के पास तइको ज़मीन नहीं है, कोई किसान के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ठीक। किसी किसान के पास बहुत कम ज़मीन है और किसी किसान के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन है। आप अपने गांव में भी देखते होइएगा, किसी के पास क्या होता है, बहुत कम ज़मीन होता है, 10 कट्ठा 5 कट्ठा, और किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है, 20-20 बीघा रहता है, 50 बीघा रहता है, 100-100 बीघा रहता है। तो हर किसान में भूमि का जो वितरण है वह एक समान नहीं है, अलग अलग है। चलिए, तो उत्पादन के जो 5 साधन है उसमें भूमि अब अच्छे से आप समझ चुके हैं, ठीक। हम अगले बिंदु पर चलते हैं, श्रम यानी लेबर। किसी भी चीज़ का अगर उत्पादन होता है तो उसमें भूमि तो सबसे पहले चाहिए, ज़मीन चाहिए, ठीक। और दूसरे नंबर पर चाहिए श्रम, यानी उस वस्तु को उत्पादन करने के लिए मजदूर, कर्मचारी, जो भी हो, सेवक, ठीक है। देखिए श्रम को इंग्लिश में कहते हैं लेबर, ठीक है। और श्रम क्या है, तो देखिए श्रम जो है वह उत्पादन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। बिना श्रम के तो किसी भी वस्तु का उत्पादन मुश्किल है, हो ही नहीं सकता है, ठीक। श्रम के बिना किसी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है, ठीक। और श्रम 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो शारीरिक श्रम, जो मजदूर मेहनत करता है किसी फैक्ट्री में, वह शारीरिक श्रम हो गया, और दूसरा है मानसिक श्रम। मानसिक श्रम का मतलब है जो बैठे बैठे, जैसे किरानी है, कोई कर्मचारी है, वह बैठे बैठे क्या करता है, कॉपी किताब का यूज करता है, हिसाब किताब करता है,
उसका मानसिक श्रम लगता है। जैसे कोई मजदूर है तो वह शारीरिक श्रम करेगा, ठीक है, और कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है तो वह मानसिक श्रम करेगा। वह कोई मेहनत नहीं करेगा, वह मानसिक श्रम करेगा, दिमाग उसका लगता है, ठीक। तो श्रम में यह दोनों आता है, ठीक। अब हम इसमें समझते हैं मजदूरी क्या है। यहाँ पे मजदूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेज, ठीक। तो देखिए, श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत क्या कहलाता है? मजदूरी कहलाता है। श्रम शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। अब जैसे हम लोग शिक्षक है, टीचर है, तो हम लोग भी श्रम ही करते हैं, ठीक है, हम लोग भी एक प्रकार का लेबर ही है, लेकिन हम लोग कैसा श्रम करते हैं? मानसिक श्रम करते हैं, ठीक। एक प्रोफेसर है, अर्थशास्त्री है, मार्शल, उनके अनुसार श्रम का मतलब क्या है? मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया गया हो या मस्तिष्क से, ठीक। तो उत्पादन के 5 साधनों में आप भूमि को समझ चुके हैं और श्रम को भी समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले साधन पे, जिसका नाम है पूंजी, कैपिटल। अब ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु का निर्माण होगा तो बिना पूंजी का तो होगा नहीं, आपको पहले पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तभी तो आप कमाइएगा। कोई भी वस्तु बिना पैसा खर्चा कर ले बन सकता है? नहीं बनेगा। तो हम चलते हैं पूंजी पर। तो देखिए, पूंजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपिटल। और देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में पूंजी का मतलब आप रुपए पैसे से लगाते होंगे, यानी पूंजी मतलब रुपए पैसे, ठीक। लेकिन असल में पूंजी का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए बीज, कच्चा माल, मशीन, कारखाना, जो फैक्ट्री लगा है वो मकान, ठीक है, वो सारा पूंजी के अंतर्गत आता है। उस सब को हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं, यानी कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने भूमि में क्या पढ़ा था कि प्रकृति द्वारा जितना भी चीज़ फ्री में हमको दिया हुआ है वह सब क्या है? भूमि है। ठीक उसी प्रकार यह जो पूंजी है, इसमें प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे हम उत्पादन कर सकते हैं, कमा सकते हैं, आय प्राप्त कर सकते हैं, वह सब क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है, ठीक है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। तो पूंजी क्या है, कैपिटल क्या है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम चलते हैं आगे। तो उत्पादन के साधन में जो निम्न 5 साधन है, इसमें आप भूमि, श्रम और पूंजी तीनों को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमारा अगला जो टर्म है वह है व्यवस्था या संगठन, जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब मान लीजिए, किसी भी चीज़ का अगर आपको उत्पादन करना है तो यह भूमि, दूसरा श्रम और तीसरा पूंजी, इस तीनों को आप एक जगह करेंगे तब ना किसी चीज़ का उत्पादन होगा, ठीक। तो इसी तीनों को एक जगह करने का जो काम है वह क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है, ठीक। चलिए इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो इसमें हमारा अगला टॉपिक है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संगठन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, भूमि, श्रम एवं पूंजी, यह तीनों तो आप समझ चुके हैं, और इस उत्पादन, ये तीनों क्या है? उत्पादन के साधन है, ठीक। लेकिन उत्पादन के लिए आवश्यकता यह है कि उन्हें एकत्रित कर उत्पादन कार्य में लगाया जाए। इस तीनों को एक जगह करके उत्पादन कार्य में लगाया जाए तभी ना उत्पादन होगा, ठीक। तो व्यवस्था या संगठन जो है यह क्या है? यह उत्पादन का एक साधन है, ठीक है। और इसी तीनों को एक जगह करना क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है, ठीक। देखिए आगे क्या लिखा है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को को व्यवस्था अथवा संगठन कहते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति, ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति यह काम करता है, यानी इस तीनों को एक जगह करता है, संगठित करता है, व्यवस्थित करता है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? व्यवस्थापक कहलाता है या संगठनकर्ता कहलाता है, ठीक। तो संगठन क्या है समझ गए, और यह कितना महत्वपूर्ण है उत्पादन के लिए यह भी समझ गए आप। तो उत्पादन के 5 साधनों में आप चारों को समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं, अगला जो लास्ट साधन है वह क्या है? उद्यम या साहस, जिसको इंग्लिश में इंटरप्राइज भी कहते हैं। तो हमारा उत्पादन का अंतिम साधन क्या है? साहस या उद्यमी, ठीक है। अब उद्यमी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरप्राइज। यह क्या है? तो देखिए, किसी भी चीज़ का जब उत्पादन होता है, कोई उत्पादन करता है, कोई संगठन बनाता है, कोई फैक्ट्री बैठाता है, कोई खेती करता है, कोई कुछ भी करता है, तो उत्पादनकर्ता जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना, ठीक। कोई भी आदमी काम करता है, किसी भी चीज़ का उत्पादन करता है तो वह लाभ कमाने के लिए करता है, ठीक। लेकिन हो सकता है आप उसके उत्पादन में घाटा भी हो जाए, उत्पादन में घाटा भी हो सकती है, ठीक। अर्थात उत्पादन का जो कार्य है वह जोखिम से भरा हुआ है। कहने का मतलब, लाभ प्राप्त करने के लिए तो लोग करता ही उत्पादन, लेकिन हो सकता है उसमें घाटा भी हो जाए, यह भी होता है, ठीक। तो उत्पादन का जो कार्य है वह कैसा है? जोखिम से भरा हुआ है। जो इस जोखिम का वहन करता है, यानी जो इस जोखिम को उठाता है, उसे ही क्या कहते हैं? उद्यमी या साहसी कहा जाता है,
तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए उत्पादन के 5 साधनों में आपके पास भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है और व्यवस्था या संगठनकर्ता भी है, सब कुछ है, लेकिन आपको साहस नहीं है, आप डर रहे हैं कि कहीं वो सामान बिके नहीं हो, कहीं मेरा आग लग जाए मेरा फैक्ट्री में, है ना। आपको कोई चीज़ का डर है और आपके पास साहस नहीं है, ठीक है, तो उत्पादन कैसे होगा। ठीक, तो किसी भी उत्पादन के लिए 5वां जो साधन है वह क्या है, उद्यम या साहस। बिना साहस के उत्पादन का इकाई नहीं खुल सकता है। तो उत्पादन के जो निम्न 5 साधन हैं, इस पांचों को साधन को आप अच्छे से अब समझ चुके हैं, ठीक है। तो आप इस बुक पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को आप अच्छे से समझ चुके हैं। लास्ट पॉइंट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। लास्ट में देखिए आपके किताब के लास्ट पेज में क्या करा है, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के की उत्पादन, ठीक है। वस्तु का जो उत्पादन होता है वह वस्तु 2 प्रकार का होता है। पहला है उपभोग की वस्तु जिसको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, और दूसरा है उत्पादक वस्तुएं जिसको प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। ध्यान से देखिए, अच्छा से नहीं लिखा हुआ था इसलिए हम इसको ओवरराइटिंग कर दिए हैं। उपभोग, एक वस्तु है उपभोग की वस्तु और दूसरा है उत्पादक वस्तु, ठीक। इसको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, इसको प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। देखिए उपभोग की वस्तु 2 प्रकार का है। पहला है एकल प्रयोग की या गैर टिकाऊ वस्तुएं, जैसे बहुत सारी ऐसा चीज़ है जो एक ही बार यूज होता है उसके बाद वह फेंका जाता है। जैसे आप ठंडा पीते हैं तो एक बार पीते हैं उसके बाद एक बार खुला, कहानी ख़त्म। आप कोई बिस्किट खरीदते हैं तो उसको क्या करते हैं, आप एक ही बार में खा जाते हैं, ठीक। ज़्यादा दिन के लिए उसको आप रखेंगे तो बिस्किट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो एक ही बार जो प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, एकल प्रयोग की या गैर टिकाऊ वस्तु है। ये वस्तु ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है, ठीक। और दूसरे तरह का जो वस्तु है जिसको हम लोग उपभोग करते हैं वह है टिकाऊ वस्तु। जैसे घड़ी हम लोग पहनते हैं हाथ में, एक बार खरीदते हैं बहुत बहुत दिन तक चलता है। टीवी खरीदते हैं अपने घर में तो एक ही टीवी बहुत दिन तक चलता है, 10-10 साल चलता है। मकान हम लोग बनवाते हैं तो बहुत बहुत दिन तक चलता है मकान, ठीक। तो जिस चीज़ को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वह क्या कहलाता है, उपभोग की वस्तु है, ठीक। और जो चीज़ हम एक ही बार यूज करके फेंक देते हैं वह एकल प्रयोग या गैर टिकाऊ है, और जो बहुत दिन तक यूज करते हैं वह क्या है, टिकाऊ वस्तु। अब अगला जो है वस्तु, इसको हम समझते हैं, यह है उत्पादक वस्तु है जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। यह क्या है, तो ध्यान दीजिए, यह जो उत्पादक वस्तु है इसको हम लोग डायरेक्टली उपयोग नहीं करते हैं, ठीक। अब जैसे इसमें भी 2 प्रकार का है, एकल प्रयोग की गैर टिकाऊ या गैर टिकाऊ, या दूसरा है टिकाऊ वस्तु है। जैसे देखिए कि कोई चीज़ का आपको फैक्ट्री में उत्पादन करना है तो उसके लिए कच्चा माल लगेगा, ठीक। जैसे कॉटन है, रुई है, ठीक है, कॉटन का खेती होता है, वह आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन वही फैक्ट्री में जाएगा तो क्या होगा, उसका धागा बन जाएगा, ठीक। खाद है, आप खाद को खाते थोड़ी है, खाद का क्या काम है, आप उस खाद को खेत में छीड़ देते हैं तो आपका फसल अच्छा होता है, ठीक। बीज है, आप बीज को खाते नहीं, आप बीज से क्या करते हैं, बीज को खेत में छीड़ देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका अच्छा फसल होता है, ठीक। तो यह सब जो है यह एकल प्रयोग या गैर टिकाऊ वस्तु है, जो हम लोग इसको क्या कहते हैं, उत्पादक वस्तु कहते हैं। इसको हम लोग डायरेक्टली उपयोग नहीं करते हैं। और इसी में दूसरा है टिकाऊ वस्तु है, जैसे मशीन। मशीन हम जैसे मशीन है, फैक्ट्री में मशीन लगा हुआ है, वह आपके किसी काम का नहीं है, ठीक। वह मशीन से क्या होगा, वह वस्तु का उत्पादन होगा। या फिर बहुत सारा उपकरण है, उपकरण आपके किसी काम का नहीं है, ठीक, लेकिन उस उपकरण से बहुत सारा चीज़ का उत्पादन हो सकता है, ठीक है। तो वह चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ठीक। तो वस्तु जो है वह 2 प्रकार का है, एक उपभोग की वस्तु जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, और दूसरा है उत्पादक वस्तु, यानी वैसा चीज़ जिसको हम लोग किसी चीज़ के उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं, ठीक। कंज्यूमर गुड्स और दूसरा प्रोड्यूसर गुड्स। आशा आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों को एक एक करके हल कर लेते हैं। देखिए इसमें पहला जो प्रश्न है यह है उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। तो आप पढ़ चुके हैं उत्पादन के कितने साधन हैं, 5। उत्पादन का अर्थ क्या है, ठीक। तो उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है। तो उत्पादन का जो निष्क्रिय साधन होगा, देखिए यह होगा भूमि। ध्यान दीजिए, यह उत्पादन का साधन है लेकिन यह निष्क्रिय है, बाकी सब सक्रिय है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है, ठीक। तो देखिए भूमि की विशेषता निम्नलिखित में यही है कि यह नाशवान है, ठीक है। यह मनुष्य निर्मित है, नहीं होगा, मनुष्य ने भूमि को नहीं बनाया है। उसमें गतिशीलता का अभाव है, गतिशीलता कैसे आएगा भूमि में, बिना मतलब का क्यों गतिशील रहेगा भूमि, ठीक। उसमें समान उर्वरता है, ऐसा नहीं है हर जगह का भूमि अलग अलग है, कहीं पे अच्छा भूमि है, अच्छा फसल होता है, कहीं का भूमि बेकार है, वहाँ फसल होता ही नहीं है, ठीक। तो यह जो ऑप्शन है यह सही है, वह नाशवान है। अगला है अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है।
तो देखिए, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। आप पढ़ चुके हैं, प्रकृति में जो भी निःशुल्क वस्तु है, पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, यह सब क्या है, यह सब भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। ठीक, आपको इसमें उत्पादक ढूंढना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें बढ़ई जो होगा यह उत्पादक है। यह क्या चीज़ का उत्पादन कर रहा है, यह लकड़ी से कुर्सी टेबल बना दे रहा है। लेकिन भिखारी किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर रहा है। ठीक, ठग जो है वह किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर रहा है, या ठग ले रहा है किसी से पैसा। शराबी किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर रहा है। ठीक, बढ़ई क्या है, उत्पादक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, उत्पादन का साधन क्या है। उत्पादन के साधन है, 7 नंबर प्रश्न है, उत्पादन के साधन क्या है। तो ध्यान दीजिए, वितरण तो नहीं है, विनिमय नहीं है, उपभोग भी नहीं है, श्रम है। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, उत्पादन के 5 साधन है। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो देखिए, संगठन है, पूंजी भी है, उद्यम भी है, उपभोग नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर उपभोग होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। तो देखिए, फटा हुआ वस्त्र तो नहीं हो सकता है पूंजी किसी चीज़ का। बिना व्यवहार में लाई जाने वाले मशीन, वह किसी काम का नहीं है। ठीक है, यह भी नहीं आपके लिए पूंजी। किसान का हल, यह पूंजी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि किसान का हल क्या करता है, खेत जोतता है, और खेत जब जोतेगा तो अच्छा फसल होगा उसमें, तो यह एक पूंजी है। ठीक, घर के बाहर जो पत्थर पड़ा हुआ है वो आपके किसी काम का नहीं है, तो यह पूंजी नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए इसमें साफ साफ नहीं लिखा है, लेकिन आप समझिए हम क्या पढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं। तो जो जोखिम का वहन करता है, पढ़ चुके हैं, उसको साहसी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला है 11 नंबर कि निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है। तो सिनेमा देखना तो यह कोई काम नहीं है, मेहनत नहीं है। छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, यह भी कोई श्रम नहीं है, मेहनत नहीं है। ठीक, शिक्षक द्वारा अध्यापन, यह श्रम है। ठीक, क्योंकि इसके बदले शिक्षक को पैसा मिलता है। इसके बाद संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना, तो यह भी कोई श्रम नहीं है, क्योंकि वह आनंद के लिए कर रहा है। ठीक, चलिए तो यह आपका 1 नंबरिया हो गया। हम चलते हैं आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। श्रम को उत्पादन का डैश कहा जाता है। तो श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है, यहाँ सक्रिय होगा। ठीक, अगला है शिक्षा के कार्य को डैश श्रम कहता है। तो शिक्षक का जो कार्य है वह क्या है, वह मानसिक श्रम है। ठीक है, वह मानसिक श्रम करता है, डॉक्टर, शिक्षक। अगला है डैश अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है। ठीक है, तो देखिए मशीन इसमें हो सकता है। मशीन जो है वह अर्थव्यवस्था का भौतिक और क्या है, पूंजीगत साधन है। ठीक, अगला है सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की डैश बहुत बढ़ गई। तो आवश्यकताएं। ठीक, मनुष्य का आवश्यकता धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगला है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के डैश से होता है। तो विभिन्न साधनों के मेल से या सहयोग से होता है। ठीक, अगला है उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत डैश होती है, तो बढ़ोतरी होती है, यानी वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अगला है सही गलत, आपको इसमें चुनना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो ध्यान दीजिए कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है, सही बात है। किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है, जी नहीं, किसान का जो श्रम है वह मेहनत वाला श्रम है, शारीरिक श्रम है। ठीक, अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक साधन एवं भौतिक साधन है, सही बात है। ठीक, ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है, यह भी सही है, ब्रिटेन विकसित देश है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, यह गलत है, क्योंकि हमारा भारत का जो देश का अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे किताब में नहीं समझाया गया है, ठीक है, अच्छे से, लेकिन इसको अगले अध्याय में आपको मैं समझा दूंगा। अभी आप समझिए कि हमारे भारत देश का जो अर्थव्यवस्था है वह कैसा है, मिश्रित है। ठीक, अब क्या करना है, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, पहला जो भूमि का पारिश्रमिक, यह क्या होगा, यह लगान, जमीन के बदले किसी को क्या मिलता है, लगान मिलता है। दूसरा है श्रम का पारिश्रमिक, तो देखिए श्रम का जो पारिश्रमिक है वह है मजदूरी, उसको मजदूरी मिलता है। तीसरा है पूंजी का पारिश्रमिक, तो देखिए पूंजी कोई लगाता है तो उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। कोई पूंजी लगाएगा तो उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। नहीं, ध्यान दीजिए, यह गलत हो गया। ठीक है, पूंजी का जो पारिश्रमिक है यह होगा ब्याज,
कोई पूंजी लगाएगा पैसा तो उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलता है। ठीक, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक, कोई इन सभी चीज़ों का व्यवस्था करता है, तो व्यवस्थापक का जो पारिश्रमिक होगा वह होगा वेतन। ठीक है, व्यवस्थापक को क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। और साहसी का जो पारिश्रमिक होगा वह होगा लाभ। साहसी का पारिश्रमिक क्या होगा, लाभ। जो आदमी साहस दिखाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, उसको क्या मिलेगा, लाभ होगा उसको। चलिए अब हम आगे समझते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो इसको तो में आप लिखें कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी वस्तु एवं सेवा का निर्माण करना क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। ठीक, दूसरा प्रश्न है उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए। तो देखिए, किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है तथा इन उत्पादों को प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु उपयोग करना उपभोग कहलाता है। ठीक, तीसरा है उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। तो देखिए, उत्पादन के विभिन्न 5 साधन हैं, आप पढ़ चुके हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन, और 5वां है उद्यम या साहस। अगला है फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है। तो देखिए, फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा है खेती करना। यहाँ के 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। ठीक है, अगला है कि भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। तो देखिए, वस्तु या सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त चीज़ों भूमि के अंतर्गत आता है, जैसे भूमि, जल, वायु, सूरज का प्रकाश, गर्मी इत्यादि। जबकि प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है, जैसे धन, बीज, कच्चा माल, मशीन, कारखाना, मकान इत्यादि। ठीक है, अगला है क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है और क्यों। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि हमारे देश में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है। अतः सिंचित क्षेत्र को जब बढ़ेंगे तो हमारे देश में कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक, अगला है 7 नंबर प्रश्न कि उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। तो देखिए, वो पूंजी उत्पादन का एक प्रमुख साधन है क्योंकि इसके अंतर्गत बीज, कच्चा माल, धन, मशीन, कारखाने, मकान इत्यादि आते हैं और इन चीज़ों के बिना वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करना असंभव है। ठीक, तो आपका यह हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। देखिए, 4 प्रश्न है, 100 शब्दों के अंदर में आपको इसका उत्तर देना है। ठीक, पहला प्रश्न है उत्पादन की परिभाषा कीजिए। उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, व्याख्या कीजिए। तो आप इसके उत्तर में आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कर ले और इसको लिख ले अपने कॉपी में। अगला प्रश्न है उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी की भूमिका का वर्णन करें। ठीक, तो इसके उत्तर में भी आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप अच्छा से लिख लें। चलिए, अगला जो प्रश्न है 3 नंबर, फतेहपुर गांव में कृषि कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आप यहाँ से फतेहपुर गांव में जो कृषि कार्य हो रहा है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी इतना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है 4 नंबर, मझोले एवं बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं। इसके उत्तर में आप इतना लिख सकते हैं। वीडियो पॉज कर ले और आराम से आप इसको लिख ले, समझ ले देख कर। ठीक, बोलेंगे तो ज़्यादा टाइम लॉस होगा। ठीक है, वीडियो का लंबाई ज़्यादा बढ़ेगा। चलिए, तो आशा है आप इन चारों प्रश्नों को देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे अच्छे से। चलिए, इस तरह से आपने इन सभी अभ्यास प्रश्नों को एक एक करके हल कर लिया। ठीक है, और इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ थे उन सभी को भी आपने अच्छे से समझ लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, हमको सपोर्ट करें। ठीक है, आप लाइक करेंगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लें ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे, आपका पढ़ाई जारी रहे। ऐसे ही पढ़ते रहें और खुश रहें।